Investing the Templeton Way, The Market-Beating Strategies of Value Investing's Legendary Bargain Hunter. Book by Lauren Templeton and Scott Phillips. Introduction. टेम्पल्टन एंड फिलिप्स कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और प्रेसिडेंट लॉरेन टेम्पल्टन अपने अंकल जॉन टेम्पल्टन के सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं। मार्केट पायनियर और इस सदी के सबसे बेस्ट ग्लोबल स्टॉक चुनने वालों में से एक जॉन टेम्पल्टन के बारे में कौन नहीं जानता है। यह समरी आपको न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी स्टॉक चुनना सिखाती है। देशों के बीच खींचे बाउंड्री की वजह से आपको क्यों अपना मौका खोना पड़े? क्यों न वर्ल्ड मार्केट को एक्सप्लोर करें और अपने चॉइस को बढ़ाएं? लॉरेन ने जॉन टेम्पल्टन की कहानी सुनाकर ये बताया है कि कैसे वह अपनी सदी के सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर बने। उनकी कहानी को सुनिए, अपने लिए बड़े मौके ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बड़े सौदागर का जन्म। लॉरेन टेम्पल्टन अपने अंकल सर जॉन मार्क्स टेम्पल्टन के बारे में बात करते हैं, जो अपनी सदी के सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर्स में से एक बने। लॉरेन कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें अंकल जॉन फॉलो करते थे, जिसने उन्हें वो बनाया जिसके लिए वो फेमस हुए। मेरे अंकल सर जॉन मार्क्स टेम्पल्टन को सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर्स में से एक माना जाता था। वह ऐसे शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका में स्टॉक चुने, बल्कि उन्होंने दुनिया की ओर देखा और दूसरों देशों में भी अच्छे स्टॉक्स को चुना। अंकल जॉन एक वैल्यू इन्वेस्टर थे। एक वैल्यू इन्वेस्टर वह होता है जो किसी चीज को उसके असली वैल्यू से कम कीमत में खरीदता है। अगर आप इसका मतलब नहीं समझते हैं, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। अंकल जॉन के पिता हार्वे सीनियर एक लॉयर थे। लॉ प्रैक्टिस करने के अलावा वह अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते थे। वह कॉटन जिन चलाते थे, इंश्योरेंस बेचते थे और जमीनें भी खरीदते थे। उन दिनों खेतों को ऑक्शन यानी नीलामी में बेचा जाता था। जब नीलामी में बोली लगाने वाले आगे नहीं आते, तो हार्वे सीनियर उन प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। जब भी कोई ऑक्शन चलता था जहां कोई बोली लगाने वाले न आए, तो वो वहां पहुंच जाते थे। क्योंकि बोली लगाने वाले ना के बराबर होते थे, इसलिए जिन वैल्यू पर इन प्रॉपर्टीज को बेचा जाता था, वह उनके असली वैल्यू से काफी कम होता था। इस तरह उन्होंने बहुत दौलत कमाई और एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर यह मेरे अंकल के लिए पहला लेसन था। वह उन चीजों को खरीदते थे जो उन्हें लगता था कि उसके असली दाम से कम दाम पर खरीदी जा सकती थी। यह सबक आपके लिए भी है, क्योंकि इन खेतों की तरह जब स्टॉक की कीमत गिरती है या सेल पर जाती है, तो बहुत कम खरीदार आते हैं, और जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो बहुत से खरीदार आते हैं। अंकल जॉन ने अपना लेसन अच्छी तरह से सीखा था। वह जानते थे कि सिर्फ इसलिए कि कम लोग उन खेतों को खरीदने को तैयार थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे खेत सस्ते या बेकार थे। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उनकी असली वैल्यू उनके बेचे गए वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने बचपन में सिर्फ यही एक सबक नहीं सीखा था, उन्होंने अपने पिता की गलतियों से भी सीखा। उनके पिता कॉटन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते थे। एक दिन हार्वे सीनियर कमरे में आए और अपने बच्चों से कहा कि वे इतने अमीर हो गए हैं कि उन्हें जिंदगी में फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। पर अफसोस कि कुछ ही दिनों बाद हार्वे सीनियर यह कहने फिर से कमरे में आए कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। दौलत होने से लेकर दौलत खोने तक के इस हादसे ने अंकल जॉन को एक सबक दी थी। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और पेपर वेल्थ की कमजोरी के बारे में सीखा। करेंसी और बॉन्ड जैसे दूसरे कई इन्वेस्टमेंट की तरह ही शेयर्स में भी पेपर वेल्थ यानी कागजी संपत्ति होती है। पेपर वेल्थ का वैल्यू वो होता है जिस प्राइस में हमने इसे खरीदा है। यह प्राइस एक जैसा नहीं रहता। प्राइस में कोई भी बदलाव मार्केट के बदलाव पर डिपेंड करता है। आज जिसकी कीमत $150 है, वह कल $5 की हो सकती है। अंकल जॉन के लिए यह दूसरा सबक था जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। वह सीख गए थे कि शेयर मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि आपने आज जो खरीदा है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसकी कीमत कल भी वही रहेगी। उन्होंने शेयर मार्केट की इस डायनामिक नेचर को पहचान लिया था। अंकल जॉन यह बात मानते थे कि हमें इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए, न कि इंटरेस्ट देने वाला। अंकल जॉन और उनकी पत्नी जूडिथ ऐसे शिकारी बन गए थे जो हमेशा अच्छे डील की तलाश में रहते थे।
वे सबसे अच्छी डील ढूंढने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते। एक बार उन्होंने $200 का एक सोफा बेड सिर्फ $5 में खरीदा। अंकल जॉन की इस सौदेबाजी की आदत ने उनका काफी पैसा बचाया, जिससे वे इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। वह कीमतों के कम होने का इंतजार करते थे या फिर कीमतों को कम करने के लिए बार्गेनिंग करते थे। वह हमेशा ये पक्का करते थे कि वह कभी भी कोई इंटरेस्ट न चुकाए। वह उन लोगों से इंटरेस्ट लेते थे जिन्हें वो पैसे उधार देते थे। वह कभी भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे जहां उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट देना पड़े। लेकिन ये सब सीखने के अलावा अंकल जॉन एक ऐसे शख्स थे जिन्हें सब कुछ सीखना था और आगे बढ़ना था। उन्होंने किसी से सुना था कि देश का सबसे अच्छा कॉलेज येल था, तो उन्हें वहां किसी भी तरह पढ़ना था। लेकिन यह आइडिया नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस हाई स्कूल में पढ़ाई की थी वहां 4 साल तक मैथ्स नहीं पढ़ाया गया था, जो कि जरूरी था। तो अंकल जॉन सीधे प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पास न तो इसके स्टूडेंट हैं और न ही टीचर। तो अंकल जॉन ने खुद ही क्लास को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने 8 दोस्तों को इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए राजी किया और उन सभी ने एग्जाम भी पास किया। उनके आगे बढ़ने के नेचर ने उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा उन दिनों यह भी माना जाता था कि शेयर सिर्फ अमेरिका में ही खरीदने लायक थे। लेकिन अंकल जॉन को पूरी दुनिया घूमने का शौक था, जो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला था। इसलिए उन्हें दुनिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी और वे समझ पाए थे कि शेयर के बारे में ये बात सच नहीं थी। उन्हें सुनी सुनाई बातों में भरोसा नहीं था और वह जानते थे कि वह किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। वह किसी देश की बाउंड्री से बंधे हुए नहीं थे और इसलिए उनके सामने बहुत बड़े बड़े मौके आए। मार्केट के बारे में अंकल जॉन की समझ बहुत अच्छी थी। वह अक्सर कहते थे कि लोग उनसे हमेशा पूछते हैं कि बाजार अच्छा कहाँ है। वह कहते कि सही सवाल यह होगा कि बाजार कहाँ कमजोर है। वो समझ गए थे कि भीड़ जो करती है वो न करना इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे उनके पिता ने खेतों में इन्वेस्ट किया था। जब ऑक्शन में बोली लगाने वाले कम लोग होते थे, तब हार्वे सीनियर खेतों को खरीद लेते। सच तो यह है कि यही समझदारी आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत आगे तक ले जा सकती है। मार्केट को पछाड़ने के लिए थोड़ी सी समझ भी काफी है, क्योंकि बाकी सभी लोग मार्केट से डरते हैं। बस याद रखिए कि आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं, चाहे स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या कुछ और, जैसे बाकी सब करते हैं, अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आपका रिटर्न भी उनके जैसा ही होगा। अगर आपको हर किसी से बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको भीड़ को फॉलो करना बंद करना होगा। पहला ट्रेड, मैक्सिमम पेसिमिज्म। लॉरेन टेम्पल्टन कहते हैं कि स्टॉक हमेशा किसी कंपनी की सही वैल्यू नहीं बताती है। वह यह भी कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही वक्त तब होता है जब उसकी कीमत कम हो। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अमेरिकन इकॉनमी पिछड़ गई थी। जैसा अंदाजा लगाया गया था, इकॉनमी वैसी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। पूरी दुनिया में मंदी थी। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि कंपनियों के शेयरों की जो भी कीमत है, वो उनकी असली कीमत नहीं होती। ग्रेट डिप्रेशन ने स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव किया था और कंपनियों की वैल्यू उनके सही वैल्यू से काफी कम लग रही थी। ऐसा तब होता है जब खरीदार बहुत ज्यादा किसी स्टॉक से उम्मीद लगा बैठते हैं और उसे खरीद लेते हैं। हर कोई इन शेयरों को तब तक खरीदने के लिए तैयार रहते हैं जब तक कि मार्केट ओवरवैल्यूड यानी जरूरत से ज्यादा कीमती न हो जाए। बस इसके फौरन बाद ओवरवैल्यू होने की वजह से लोग अपने पैसे खोने लगते हैं, जिससे लोग निराश हो जाते हैं और अपने स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। किसी भी कंपनी की वैल्यू को सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस से नापा नहीं जा सकता। स्टॉक प्राइस कभी भी किसी कंपनी के वैल्यू को सही तरीके से नहीं दिखा सकती। किसी भी कंपनी के स्टॉक की कीमत के पीछे कई वजह शामिल होते हैं, जिनमें से कंपनी की असली वैल्यू भी एक वजह है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्टॉक खरीदने का सही वक्त तब होता है जब उसकी कीमत कम होती है। फिर चाहे आप स्टॉक खरीद रहे हों या स्टैम्प जैसी छोटी सी चीज, यह स्ट्रेटेजी आपको गाइड करेगी। दूसरा मिशन है अच्छी डील को ढूंढ निकालना, यानी एक बार्गेन हंटर बनना।
इसका मतलब यह है कि आपको किसी एक्सपर्ट या किसी भी नौसिखिए को नहीं सुनना है। आपको सिर्फ अपने असेसमेंट पर भरोसा रखना है कि कोई स्टॉक अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि किसी स्टॉक में आपको फायदा पहुंचाने की काबिलियत है या फिर वो बस एक कहानी है? सही स्टॉक पहचानने के लिए नंबर को देखिए। स्टॉक प्राइस और उसकी अर्निंग पर शेयर का रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अगर ये नंबर उस कंपनी के कंपीटिटर से ज्यादा है तो आप जिस स्टॉक को देख रहे हैं वह ओवर प्राइस जोन में है। अगर किसी शेयर की कीमत उसकी कमाई से बहुत ज्यादा है तो ये साफ है कि कंपनी को वह रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे उम्मीद है। यह बात स्टॉक प्राइस के मामले में जरूरी है, लेकिन जैसा सोचा था वो वैसा रिटर्न भी नहीं दे रहा। अगर आप किसी ऐसे रेशियो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शायद एक खराब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप एक बार तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लंबे वक्त में आप नाकाम होंगे। दूसरी तरफ जिन कंपनियों के सेल्स के साथ प्राइस रेशियो कम है वो ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले शेयरों में से एक होते हैं। ये अंडरवैल्यूड कंपनियां होती हैं। आपको उन कंपनी के कंडीशन के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी की प्रॉब्लम को शेयर मार्केट तक पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी में कोई छिपी हुई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो आप पर बाद में असर करें। कंपनी से जुड़ी हर बात साफ होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम मामूली होते हैं और कुछ बड़े। कभी कभी शेयर मार्केट छोटी छोटी न्यूज़ पर ओवर रिएक्ट करता है। जैसे एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो विजेट बेचने वाला प्लांट बनाने जा रही है। मान लीजिए कि कंपनी 1 साल में प्लांट लगाने और उसे शुरू करने का प्लान बनाती है, लेकिन किसी कारण से प्रोडक्शन में देरी हो जाती है और इस प्लांट को शुरू करने में उन्हें 6 महीने का टाइम और लग जाता है। तो ऐसे हालात में क्या आपको अपना शेयर फौरन बेच देना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्पररी। अगर यह एक टेम्पररी प्रॉब्लम है तो आप इस हालात का फायदा उठा सकते हैं और अपने शेयर को कायम रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी ओर अगर प्रॉब्लम परमानेंट है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह है कि जब लोगों को मार्केट में अचानक धक्का लगता है तो लोग घबरा जाते हैं। शेयर मार्केट में ऐसे हालात बन सकते हैं जिससे लोगों को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा हमेशा होता रहता है। आप मार्केट के हर तरह के रिस्क से बच नहीं सकते। इससे लोग घबराते हैं, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूं जो आपको मार्केट को और ज्यादा समझने में मदद करेगी। एक लड़का था जो नींबू पानी बेचकर गर्मियों के दिन में करीब $200 कमाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने सोचा कि उसे नींबू पानी बेचने के बजाय अपना कर्ज उतारना चाहिए। इसलिए उसने अपना स्टॉल अपने एक दोस्त को बेचने का फैसला किया। उसके दोस्त ने उसे $200 ऑफर की। उसके दोस्त ने स्कूल जाकर अपने दूसरे दोस्तों को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अगले दिन जब वह स्टॉल खरीदने गया तो उसके सारे दोस्त भी स्टॉल खरीदने पहुंच गए, और इससे पहले कि यह अपने दोस्त को $200 की ऑफर कर पाता उसके दोस्तों ने ज्यादा ऑफर देना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लड़का अपने स्टॉल को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच पाता, बारिश शुरू हो गई। फिर अचानक सबका फैसला बदलने लगा। वे अब स्टॉल खरीदने के लिए तैयार नहीं थे और वहां से चल दिए। वहां खड़ा आखिरी शख्स भी वहां से चला गया क्योंकि उसने सोचा कि अगर दूसरे जा रहे हैं तो जरूर कोई कारण होगा। कुछ वक्त बाद एक और लड़का आया और उसने स्टॉल को सिर्फ $50 में खरीदने की ऑफर दी। लड़के ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर उसने स्टॉल बेचने का फैसला किया क्योंकि उसके लिए यही सबसे ज्यादा प्राइस का ऑफर था। शेयर मार्केट में ठीक ऐसा ही होता है। हर कोई वो चीज खरीदने के लिए दौड़ता है जो सब खरीद रहे होते हैं, भले ही वह कितना भी महंगा क्यों न हो। जब मार्केट में हलचल होती है तो हर कोई उसे बेचना चाहता है, भले ही वो हलचल टेम्पररी क्यों ना हो। कोई भी शेयरों के अंडर वैल्यू होने पर खरीदना नहीं चाहता। जो लोग खरीदना चाहते हैं वे भी ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे नहीं खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं करना ही अच्छा होगा। उस लड़के की तरह आपको भी वक्त रहते पहले ही सिचुएशन को समझना होगा।
आपको यह जानने की जरूरत है कि रिटर्न कम क्यों है और क्या ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। अगर ऐसा है तो आपको अपने शेयरों को रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर पैर रखना। इस चैप्टर में लॉरेन टेम्पल्टन ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। वह लोकल मार्केट के बजाय ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदों के बारे में बताते हैं। ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने से पहले जिन बातों पर ध्यान देना जरूरी है उनके बारे में भी बताते हैं। आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद को सिर्फ एक लोकल मार्केट तक सीमित रखने की कोई वजह नहीं है। इसकी दो वजह है। पहला, अगर आप एक अंडरवैल्यूड स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत उसके कॉम्पिटिटर से कम है, तो आपके सामने और भी ज्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे जब आप ग्लोबल मार्केट की तरफ देखेंगे। इससे आपके कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको किसी दूसरे देश में अच्छी और बेहतर डील मिल सकती है। ऐसा करने से स्टॉक के बड़े से समुंदर में आपको अच्छी कीमत ढूंढने में आसानी रहेगी। लेकिन आपको सही देश ढूंढने की जरूरत है। अक्सर जब अंकल जॉन किसी देश को दूसरे देश से बेहतर बताते थे तो लोगों को लगता था कि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर अपना रिसर्च किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, न कि उसके लोगों से। लोग मानते थे कि अंकल जॉन एक देश की इकोनॉमी के बारे में गहराई से जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंकल जॉन लोकल मार्केट को देखकर ही अपना रिसर्च करते थे। वह टॉप डाउन एनालिसिस के बजाय बॉटम अप एनालिसिस करते थे। अंकल जॉन निचले लेवल से शुरू करते थे और वे किसी स्टॉक या कंपनियों को ध्यान में रखकर फैसला लेते थे, न कि पूरे देश की इकोनॉमी को डोट। लोग लंबे वक्त तक ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने से डरते रहे। कुछ सालों पहले तक लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका ही सबसे अच्छा मार्केट है। आजकल लोग कहते हैं कि उन्हें ग्लोबल मार्केट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या यह बात फायदेमंद नहीं है? आपको लग सकता ये एक रुकावट है, लेकिन क्या हर किसी को किसी बात में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है? दूसरे लोगों में इन्फॉर्मेशन की कमी है। इसका फायदा उठाकर उनसे पहले ही आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू क्यों नहीं करते? यह सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। आप ग्लास को आधा भरा देखना चाहते हैं या आधा खाली, इसका फैसला आपको करना है। इसके लिए आपको सच का पता करना होगा और उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसे समझने के लिए आइए अंकल जॉन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक मैक्सिकन टेलीफोन कंपनी खरीदना चाहते थे। अंकल जॉन ने सोचा कि कंपनी की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने मैन्युअली उस देश के पॉपुलेशन की गिनती की और लोग जितना रेट देते थे दोनों को मल्टीप्लाई किया। इससे उन्हें कंपनी की कमाई का अंदाजा हो गया था। अंकल जॉन ने पाया कि कंपनी अंडरवैल्यू कैटेगरी में थी और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। किसी भी कंपनी की असली वैल्यू का पता लगाने के लिए आपको भी रिसर्च करना होगा। आपको मैन्युअली हिसाब करना पड़ सकता है, न कि सिर्फ रिपोर्ट को देखकर फैसला लेना चाहिए। आपको गाइड करने के लिए पी रेशियो है। पी रेशियो किसी भी शेयर की कीमत और हर शेयर में कितनी कमाई हो रही है उसका रेशियो है। अगर किसी कंपनी की कमाई ज्यादा हो और उसके शेयर की कीमत कम है, इसका पीई रेशियो कम निकलेगा। कम पीई रेशियो वाली कंपनियां अच्छा फायदा दे सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसी कंपनियों अंडरवैल्यू हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि जब भी टेम्पररी मुश्किल आए तो आपको पीछे नहीं हटना है। इसके बजाय आपको ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए जैसा कि उस लड़के ने किया था जिसने सिर्फ $50 में नींबू पानी का स्टॉल खरीदा था। आपको कमियों को पहचानना होगा और उससे फायदा उठाना होगा। बारिश की वजह से दूसरे लड़कों ने स्टॉल को नहीं खरीदा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बारिश टेम्पररी होती है। पी रेशियो और रिसर्च के अलावा अंकल जॉन को करेंसी ने भी फैसला लेने में मदद की। वह कम रिस्क वाली उन करेंसी में इन्वेस्ट करते थे जिन्होंने कम पैसे उधार लिए थे और जिनकी सेविंग्स भी ज्यादा थी। आज ऐसी कोई भी करेंसी मिलती नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं तो आप ढूंढकर निकाल सकते हैं। अगर किसी देश की गवर्नमेंट ने बड़ा लोन लिया है तो उस देश की करेंसी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
अंकल जॉन उन देशों में भी इन्वेस्ट करते थे जहां एनवायरनमेंट रेगुलेशन कम थे। इससे लोगों को गवर्नमेंट की दखलंदाजी के बिना अपना फैसला लेने में मदद मिलती है। पॉलिटिक्स के नजरिए से अंकल जॉन उन देशों में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जहां एक फ्री मार्केट होता था और वो देश कैपिटलिस्ट होता था। इसका मतलब यह है कि इन देशों में गवर्नमेंट के बीच में आए बिना लोगों को कुछ खरीदने या बेचने की पूरी आज़ादी थी। अंकल जॉन सोशलिस्ट देशों में इन्वेस्ट नहीं करने की सलाह देते थे जहां कुछ खरीदना और बेचना बिना गवर्नमेंट के मुमकिन नहीं है। उगते सूरज को सबसे पहले देखना। ये चैप्टर उन स्टॉक्स के बारे में है जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है। ये उन्हें पहचानने का तरीका बताता है। लॉरेन टेम्पल्टन डिटेल में जापान में उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं जिसे सभी अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने नज़रअंदाज किया था। 1980 के दशक में अमेरिकियों को दिखा कि जापान की इकॉनमी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन अंकल जॉन ने उससे काफ़ी पहले से ही जापान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तब लोगों ने उनके फैसले की तारीफ नहीं की थी, लेकिन बाद में उनका फैसला काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। लोगों को लगता था कि जापान सस्ते सामान बनाता है और कम पैसे में सामान बनाता है। अगर लोग थोड़ा और ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि जापान जल्दी ही एक पावरफुल इंडस्ट्रियल देश बनने वाला था। जिन शेयरों को नज़रअंदाज किया जाता है उनके साथ भी यही होता है। लोग गलतफहमियों से घिर जाते हैं और मार्केट को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। वे ज़मीनी हकीकत को देखने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ अफवाहों को सुनकर अपना फैसला ले लेते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आप ऐसे शेयर्स को खरीदें, वो ही ऐसी अफवाहों को फैलाते हैं। ऐसे नज़रअंदाज किए हुए शेयरों के साथ पेशेंस से काम लेना चाहिए। ये इंतज़ार कई सालों का भी हो सकता है। ये शेयर समुद्र में मछली की तरह होते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि ये मछलियाँ कहाँ हैं और आपके पास सही चारा है, लेकिन हो सकता है कि अभी के हालात के कारण ये मछलियाँ चारा लेने से बच रही हैं। इसलिए आपको बस इंतज़ार करना है। गलत इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। कुछ देशों के अकाउंटिंग रेगुलेशन गलत इन्फॉर्मेशन या गलतफहमी की वजह भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप गलत फैसला ले सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। अंकल जॉन ने जब हिताची नाम के एक जापानी कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने इसी गलतफहमी का फ़ायदा उठाया था। हिताची एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी जो असल में कई कंपनियों को मिलकर बनी थी। इसकी पेरेंट कंपनी हिताची के पास कई कंपनियों की ओनरशिप थी। उस वक्त के अकाउंट रेगुलेशन की वजह से रिपोर्ट में कुछ गलतफहमी फैली थी। पेपर पर कंपनी नुकसान दिखा रही थी, लेकिन यह सच नहीं था। हिताची की कमाई में उसके नीचे आने वाली बाकी कंपनियों की कमाई नहीं दी गई थी। पी रेशियो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, जबकि कंपनी की कमाई काफ़ी अच्छी थी। जो लोग सोचते हैं कि एक ज़्यादा पी रेशियो यह तय करने के लिए काफ़ी है कि कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, उन लोगों ने हिताची की इस सच्चाई को नज़रअंदाज किया था। अंकल जॉन ने इसी गलत इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया। वे जानते थे कि वह कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही हमने बात की, ऐसा जानकारी की कमी के कारण हो सकता है। आप शायद जापान के नियम को नहीं जानते होंगे, लेकिन और कोई भी नहीं जानता है और आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने शेयरों को कंपेयर कीजिए और एक बेहतर डील ढूंढिए। अगर आप इस सवाल से परेशान हैं कि आपको अपने शेयरों को बेचना चाहिए या नहीं, तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या इनके बदले कोई बेहतर स्टॉक मिल सकता है। अगर जवाब हाँ है, तो यह आपको पुराने स्टॉक को बेचने का और एक नया स्टॉक खरीदने का वक्त है। अंकल जॉन ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जापान के शेयर को तब बेचा जब उन्हें कनाडा के बेहतर शेयर मिले। किसी भी गलत फैसले पर हिम्मत मत हारिए। आप स्टॉक बिजनेस में नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकते। स्टॉक पिकिंग एथलेटिक्स की तरह है। हर कोई आपको आपके पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर आंकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने फ्यूचर के परफॉर्मेंस को ठीक करना चाहिए। अपनी गलतियों को भूल जाइए, लेकिन उनसे ज़रूर सीखिए। इक्विटी की मौत या बुल मार्केट का जन्म। इन चैप्टर्स में लॉरेन टेम्पल्टन 1970 के दशक में इक्विटी की मौत के बारे में बात करते हैं। इसमें प्राइस बुक रेशियो को एक्सप्लेन किया गया है
और टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट पर अंकल जॉन की राय पर भी चर्चा की गई है। 1970 के पूरे दशक में मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। हालत इतनी बुरी थी कि बिजनेस वीक के कवर पर द डेथ ऑफ इक्विटीज स्टॉक्स लिखा गया। लोगों को लगा कि शेयर्स का चलन खत्म हो जाएगा और वो पुरानी बात बनकर रह जाएगी। 30 साल बाद मैगजीन का वो एडिशन एक मजाक सा लगने लगा। आपको यह जानना चाहिए कि उन दिनों शेयर खरीदने वाला कोई नहीं था। सिर्फ आप ही खरीदार थे। अगर आप दूसरों की देखा-देखी न करते तो बाद में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। इसके लिए बस आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़ती, लेकिन मैं समझ सकता हूं ऐसे वक्त में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है जब एक बिजनेस मैगजीन कहती है कि शेयरों का दौर अब खत्म हो गया है और लोग यह मानने लगे कि स्टॉक का चलन खत्म हो रहा है। ऐसे में शायद आपको बार बार ये ख्याल आए कि क्या होगा अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं तो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी इस तरह की बातें सुनते हैं तो याद रखिए कि मार्केट अंडरवैल्यूड है। इन्वेस्ट करने के लिए यही सही वक्त है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट की जिस बात को अंकल जॉन सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो यह थी कि मार्केट वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए गए एसेट वैल्यू से काफी कम होते थे। मतलब यह कि कंपनी की सही वैल्यू कागजों में नहीं लिखी होती थी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको लग सकता है कि यह इन्वेस्ट करने के लिए एक बेकार कंपनी है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं होगा। एसेट वैल्यू और मार्केट वैल्यू की तुलना करने के लिए आप प्राइस बुक इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। आसान भाषा में प्राइस बुक रेशियो में कंपनी के मार्केट प्राइस को टोटल एसेट्स से डिवाइड कर लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है। अच्छी डील ढूंढने वाले लोग उन कंपनियों को ढूंढना चाहते हैं जिनका बुक प्राइस रेशियो 1 या उससे भी कम है। प्राइस बुक रेशियो के कम होने का मतलब है कि किसी कंपनी की टोटल एसेट्स, जो कंपनी के उधार का भी हिसाब रखती है, उसकी वैल्यू कागज पर दिखाए गए वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। यही वो कंपनियां हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं और जिनकी वाकई में काफी वैल्यू है, लेकिन पब्लिक इसके बारे में नहीं जानती। मैग ने एक बार अंकल जॉन से पूछा कि वह टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उनसे यह सवाल पूछने का अफसोस है। जवाब में उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्हें याद है कि जब वह छोटे थे वह सड़क पार कर एक घर के आंगन की ओर भागे जहां भीड़ जमा थी। घर का मालिक अंदर गया और एक स्विच को झटका दिया जिससे पूरा घर जगमगा उठा और सभी लोग खुशी से झूम उठे। यह था इलेक्ट्रिसिटी का फैलना। कहानी सुनाने के बाद अंकल जॉन ने मुझे कई फाइनेंशियल मार्केट के बबल यानी बुलबुले के बारे में बताया। मार्केट बबल एक ऐसी घटना है जब कीमतें बढ़ जाती है और उसके बाद अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है। ऐसे टेक मार्केट के बबल में वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन से लेकर टेलीविजन, कार जैसे बबल शामिल हैं। टेक इंडस्ट्री के साथ अक्सर यह होता है कि पब्लिक इनके शुरू होने से पहले ही इसे ओवरवैल्यू कैटेगरी में पहुंचा देते हैं। वैसे हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऑटोमोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन एक डील ढूंढते हुए आपको सिर्फ यह जानना है कि क्या यह ओवरवैल्यू कैटेगरी में है या नहीं, जो कि ज्यादातर होते हैं। यहाँ तक कि महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन भी मार्केट बबल का शिकार हो गए थे और अपना काफी पैसा खो दिया था। तो क्या आपको टेक कंपनियों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे? 1999 के क्रिसमस के दौरान अंकल जॉन ने मुझे टेक्नोलॉजी के शेयरों की एक लिस्ट भेजी जिसमें उन्होंने उसे शॉर्ट सेल करने के लिए कहा था। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टॉक की कीमत बढ़ने के बजाय उसके गिरने की उम्मीद की जाती है। आप अपने ब्रोकर को बताते हैं कि आप किन शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। ब्रोकर इन शेयरों को आपकी ओर से किसी और से उधार लेता है। आप इन शेयरों के मालिक नहीं होते। फिर इन शेयरों को फौरन बेच दिया जाता है। लेकिन आप अपने कर्जदार को क्या लौटाएंगे? इस टेक्निक में मार्केट में गिरावट आने के बाद अब आपका प्लान उन्हीं शेयरों को खरीदने का होता है। इसलिए आप उन शेयरों के गिरने की उम्मीद रखते हैं। आप इन स्टॉक को ज्यादा कीमत पर बेचते हैं और उन्हें उनके मालिक को वापस देने के लिए कम कीमत पर फिर से खरीदते हैं। इसके बीच में आपको प्रॉफिट होता है। क्राइसिस का मतलब है मौका। यह चैप्टर बताता है
कि हम किसी भी क्राइसिस और पैनिक सेलिंग को अपना फायदा बना सकते हैं। लॉरेन टेम्पल्टन एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बात करते हैं, जहां से उन्होंने सबक भी सीखा था। मार्केट के बारे में एक पुरानी कहावत है, जब सड़कों पर खून हो, खरीदारी करने का वही सबसे सही मौका होता है। यहाँ खून से मतलब किसी खून खराबे से नहीं, बल्कि मार्केट के क्राइसिस से है, जिससे लोगों को डर लगता है। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं और किसी भी क्राइसिस में शेयर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुए हमले में यही हुआ था। मार्केट 17 सितंबर को खुला और सभी ने इस क्राइसिस से घबराते हुए अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया। यह बात अंकल जॉन ने बहुत पहले ही समझ ली थी। वह जानते थे कि कैसे शॉर्ट टर्म नजरिए ने लोगों को गलत फैसला लेने पर मजबूर किया था और वह इस मौके का फायदा उठा सकते थे। आपको भी ऐसे मौकों को पहचानना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल घटना हो सकती है, जैसे कि कोई जंग या किसी देश के गवर्नमेंट के लिए खतरा। नेगेटिव खबरें पॉजिटिव खबरों से ज्यादा मीडिया को अपनी तरफ खींचते हैं। नेगेटिव न्यूज़ की वजह से लोग घबराहट में अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, और यही आपके लिए एक मौका होता है। एक और चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए, वह है एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इसकी शुरुआत थाईलैंड की करेंसी के डिवैल्यूएशन से हुई। अमेरिका द्वारा दिए गए लोन बढ़ते ही रहे और बहुत से बैंक दिवालिया हो गए। थाईलैंड कर्ज में डूब गया। ज्यादातर एशिया के देशों में असल में बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए थे और देश में बहुत ज्यादा पैसा आया था। इसके कारण देश में ओवर डेवलपमेंट हुआ था। ओवर डेवलपमेंट होने की वजह से इतना रिटर्न जनरेट नहीं हो पाया था कि उसे पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को दिया जा सके। नतीजा ये हुआ कि इन देशों ने बेचना शुरू किया और इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा निकाल लिया। इसका शिकार हुए सभी एशियाई देशों में से साउथ कोरिया ने अंकल जॉन का ध्यान अपनी ओर खींचा। साउथ कोरिया की इकॉनमी जापान के बराबर ही थी। जापान की ही तरह यह ऐसा देश था जिसने खुद को दोबारा खड़ा किया था। ये दोनों देश गरीबी से निकलकर एक इंडस्ट्रियल पावर बन गए थे। गरीबी से निकलने के लिए दोनों देशों ने दो बातों पर ध्यान दिया। पहला, उन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा लौटाने के लिए भारी सेविंग की और दूसरा कि वे एक्सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन एक जैसे बैकग्राउंड के बावजूद अंकल जॉन ने कभी साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसके पीछे वजह थी साउथ कोरिया की अपने फाइनेंशियल मार्केट में सीमित पहुंच। 1992 के बाद ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को देश में पैसा लगाने की परमिशन मिली। साउथ कोरिया के लोगों को भी विदेशों से पैसे उधार लेने की इजाजत नहीं थी। ऐसे देश में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है। साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करने के लिए अंकल जॉन ने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। साउथ कोरिया के गिरे हुए मार्केट में पैसे लगाने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड को चुना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक सही म्यूचुअल फंड मैनेजर को ढूंढना है जो आपके जैसा ही सोचता हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यह शख्स ऐसा होना चाहिए जो आपकी टेक्निक को ही आगे बढ़ाए। ये शख्स आपके पहले से तैयार की गई प्लानिंग को ठीक से पूरा करे। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जब बॉन्ड बोरिंग नहीं होते हैं। यह चैप्टर बॉन्ड मार्केट के बारे में है और ये भी कि क्या हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें हमें जापान और साउथ कोरिया के बाद अगली बड़ी संभावना के बारे में भी पता चलता है। तो बॉन्ड मार्केट के बारे में क्या है? शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक तरह का लोन है जो इन्वेस्टर देते हैं और इसके बदले उसे लोन लेने वालों से इंटरेस्ट मिलता है। आपको बॉन्ड के बारे में एक बात जाननी चाहिए। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है और अगर बॉन्ड की कीमत घटती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मार्च 2000 में अंकल जॉन ने बॉन्ड लेने की हिदायत दी। इसकी एक वजह यह भी थी कि अच्छे डील की तलाश करने वालों के लिए यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। मार्केट में ज्यादा ऑप्शन था ही नहीं। मार्केट बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड था, इसलिए बॉन्ड लेना ही बेहतर था। दूसरी वजह थी
फेडरल रिजर्व बैंक और अमेरिकी इकॉनमी के ऊपर मंडरा रहे खतरे की तरफ उसके रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप। इंटरनेट का बबल लंबे वक्त तक चला। यह तब शुरू हुआ था जब लोग इंटरनेट की शुरुआत में टेक कंपनियों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से ये ओवरवैल्यूड हो गया था। जब इंटरनेट का बबल आखिरकार क्रैश हो गया तो कई अमरीकियों ने खुद को गरीब महसूस किया और ज़्यादा खर्च करना बंद किया। नतीजा यह हुआ कि देश में इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी छा गई। लोगों को खर्च करने के लिए बढ़ावा देने के लिए और पैसे को सस्ता बनाने के लिए अंकल जॉन का मानना था कि फेडरल रिजर्व जरूर इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, और इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो क्या होता है? आइए बॉन्ड के बारे जानते हैं। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की कीमत बढ़ने वाली है। इसका मतलब है ज़्यादा रिटर्न। इस तरह बॉन्ड न सिर्फ आपके पैसे को सेफ रखने का ऑप्शन है, बल्कि यह ज़्यादा कमाई का एक तरीका भी है। अब जबकि हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? आपको किस ओर देखना चाहिए? याद रखिए कि कैसे अंकल जॉन ने जापान और साउथ कोरिया की ओर रुख किया था। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें कौन से देश में अपने लिए बड़ा मौका दिखता है, तो अंकल जॉन ने कहा था चाइना। उनका अंदाजा था कि चाइना का हांगकांग के साथ जुड़ना हांगकांग को दुनिया में एक फाइनेंशियल सेंटर बना देगा। तो अंकल जॉन चाइना की ओर क्यों मुड़े? आइए जापान और साउथ कोरिया वापस चलते हैं। तीनों देश काफी बुरे हालात में चले गए थे और उन्होंने खुद को वहां से उबारा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जापान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लड़ाई के बाद जापान ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन इन्वेस्टर उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसी तरह साउथ कोरिया कोरियाई वॉर की वजह से बुरी हालत में था। इसने डेवलप्ड देशों की मदद से 1960 के सालों में खुद को फिर से बनाया। जब इसने अपना डेवलपमेंट का सफ़र शुरू किया था तो बहुत कम लोग ही इसकी काबिलियत पर भरोसा कर पाए थे। और चाइना के पिछड़ने के पीछे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन देश की पॉलिटिक्स ने इकॉनमी को कमज़ोर कर दिया था। इसके लिए दो घटनाएं जिम्मेदार थीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, जिनके लीडर थे चाइना के फाउंडर लीडर माओ त्से-तुंग। 1958 में माओ ने जॉइंट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी डेवलप की। प्लान था कि सरकार ही एग्रीकल्चर की प्रोसेस देखेगी और उसमें से आने वाला पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगाया जाएगा। इसका मतलब था लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल होना। जैसा कि पहले ही बताया गया है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट देशों में जहां फ्री मार्केट नहीं होता है और ना ही प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है, वहां इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं होता। बल्कि वो देश जहां फ्री मार्केट है और लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिना कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, वहां इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन साबित होता है। इसके साथ साथ कल्चरल रेवोल्यूशन ने चाइना की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया। रेड गार्ड्स ने माओ को अपना सपोर्ट दिया था। ये वो स्टूडेंट ग्रुप था जिन्होंने माओवादी विचारों का साथ दिया था। इन रेड गार्ड्स को माओवादी विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए बेहिसाब अथॉरिटी या पावर दी गई। इससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी। इससे देश और भी बेहाल हो गया था। लेकिन इकॉनमी में गिरावट आने के बाद जापान और साउथ कोरिया की तरह ही चाइना ने भी अपने इन्वेस्टमेंट में हेल्प के लिए भारी सेविंग्स की। धीरे धीरे चाइना कैपिटलिस्ट देश बनने की तरफ बढ़ा। लेकिन अंकल जॉन जितना चाइना को पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते थे, वह उतनी अच्छी डील भी चाहते थे। वह तभी इन्वेस्ट करते थे जब उन्हें दमदार डील मिलती थी, किसी और हालत में नहीं। अंकल जॉन की तरह अगर आप परफेक्ट डील करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट को दूसरों की तरह नहीं बल्कि अलग तरह से देखना चाहिए। अपने आप को भीड़ से अलग रखिए और कभी भी भीड़ को कॉपी मत कीजिए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब हर कोई शेयर खरीद रहा है तो आपको शायद शेयर बेचना चाहिए, और जब हर कोई उसे बेच रहा हो तो आपको उन शेयरों को खरीदना चाहिए। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। कंक्लूजन। तो इस बुक के जरिए लॉरेन टेम्पल्टन ने अपने अंकल जॉन टेम्पल्टन की कहानियों को सुनाकर ग्लोबल स्टॉक पिकिंग के बारे में सिखाया। आपने न सिर्फ उनके अंकल के शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस के बारे में जाना, बल्कि ये समरी आपको ग्लोबल शेयर मार्केट में अपने लिए नए मौके ढूंढने में आपकी हेल्प भी करती है।
इस समरी ने आपको कई नए टर्म्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जो आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न देने में मदद करेंगे। अब आप ग्लोबल शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं।